हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की कहानी कुछ नई लड़कियों के ससुराल जाने के विचार पे आधारित है। आप लोगों को कैसी लगती है फुल कहानी वॉच करके तभी जाना, और अच्छी लगे तो कमेंट में राइट लिखना मत भूलना। भाभी जी, घर की साफ सफाई पूरी हो गई है। आप बोलें खाने में क्या चढ़ा दूं, क्योंकि आज मुझे घर जल्दी जाना है। राधा बोली बड़ी बहू से। पूछा और फिर फ्रिज खोली और सब्जी निकालने लगी। तभी बड़ी बहू स्नेहा बोली, राधा ऐसा कर, तू आज दाल चावल और पनीर ग्रेवी वाली बना ले, और साथ में खीरे का रायता बना ले। राधा बोली बहू से, डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी भी तो कहा था ना। माँ जी भी बोली थी, पर बहू ने कहा। राधा ने पूछा तो बड़ी बहू ने कहा बड़े अहम से, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तू खिचड़ी रहने दे। कल रात की खिचड़ी पड़ी है, बाबूजी वही खा लेंगे। वही खिचड़ी खा लेंगे, बेकार में सामान को क्यों नुकसान करना। भाभी जी, खाने में क्या बना लूं, घर की साफ सफाई पूरी हो चुकी है। राधा बोली बड़ी बहू से। तो बड़ी बहू ने जवाब दिया, दाल चावल रोटी और पनीर की साथ में सब्जी ग्रेवी वाली बना लेना, और खीरे का सलाद भी बना लेना। राधा बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी के लिए डॉक्टर बोले हैं खिचड़ी बनाने के लिए, माँ भी बोली थी, क्या वो भी चढ़ा दूँ। बड़ी बहू बोली, नहीं, कल रात की खिचड़ी पड़ी हुई है, बेकार में सामान का नुकसान क्यों करना। बाबूजी वही खा लेंगे, बाकी के लोग चावल दाल सब्जी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी भी खा लेंगे। राधा, तू जल्दी कर, तुझे जल्दी जाना है घर। अहम के साथ बोलते हुए स्नेहा ने कहा। राधा चुप हो गई। इतना बोलकर बड़ी बहू छत के ऊपर चली गई। घर 2 मंजिले का था और घर के मालिक अनिरुद्ध जी नीचे ही रहा करते थे, अपनी बीबी रमा जी के साथ में। किचन नीचे ही जमा हुआ था। ऊपर जाकर वो अपना इंतजाम करने लगी और नीचे राधा खाना बना रही थी। अम्मा जी किचन के अंदर पहुंची। रमा जी ने ये कहा, राधा क्या बना रही हो। राधा ने जवाब दिया, माँ मैं बना रही हूँ दाल चावल और पनीर वाली ग्रेवी की सब्जी, साथ में सलाद भी बना रही हूँ खीरे का। इतने में गुस्सा आई रमा जी को, तो रमा जी बाहर निकलकर सोचने लगी, घर अनिरुद्ध जी का ही बनाया था। जो अनिरुद्ध जी घर के मालिक थे, वो कपड़े का व्यापार करते थे, पर घर में पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। इसीलिए रमा को ऐसा एहसास हुआ कि हमारे रहते ही अभी हमसे सब कुछ छीना जा रहा है, जो कि उन्हें नापसंद था। वो जाकर आंगन में बोली, स्नेहा। स्नेहा ने बोला, जी माँ जी। तो बोली, नीचे आओ। स्नेहा बोली, माँ अभी रमेश जी का आने का समय भी नहीं हुआ है, ना ही बाबूजी का, बेवजह आप क्यों चिल्ला रही हो। रमा जी ने बोला, नीचे आ जाओ, राधा के साथ मुझे कुछ आपसे बातें करनी हैं। तभी
स्नेहा नीचे आई तब तक अनिरुद्ध जी और रमेश भी घर पर आ चुका था। रमेश जी ने पूछा, माँ क्या बना है? वो किसी बात का जवाब न देते हुए चुपचाप बैठी थी। अनिरुद्ध जी बोले, रमा क्या हुआ? घर में बड़ी शांति है। रमा भी कुछ न बोली। फिर भी अनिरुद्ध जी मुस्कुराकर रमा से बोले, रमा खिचड़ी बन गई हो तो उसके साथ में चटनी तो खाने का हक है ना? तो रमा भी बोली, जी हाँ। उतने में उठकर राधा गई और बाबूजी के लिए खिचड़ी बना दी। रमा गई कड़वी चटनी लहसुन की खिचड़ी के साथ लेकर आई और रमेश हॉल में तब तक आ गया था। रमेश और अनिरुद्ध जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाए और खाना खाकर अपने साड़ियों के बिजनेस के लिए बाहर निकल गए। फिर रमा जी बोली स्नेहा से, स्नेहा किचन ऊपरी हिस्से में भी बना है। ये किचन बनाने में हमें पूरी ज़िंदगी निकल गई है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों चाहें तो ऊपर किचन बना ही है, उसको सेट कर सकती हो। स्नेहा के पैर जैसे जमी से सिलक से गए हों, क्योंकि रमा जी की बातें सुनकर ऐसा लगा क्योंकि पहले कभी रमा जी शब्द नहीं बोली थी ये जो आज बोल गईं। इसलिए रमा जी को भी बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि बहू, मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाया, तो क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे हाथों में सब कुछ ऐसे ही दे दूंगी? जब तक मैं हूँ तब तक मेरा ही राज चलेगा। इस चीज़ को स्नेहा भी खूब बाखूबी जानती थी। तो स्नेहा को ऐसा लगा कि मैं गुस्से में ऊपर जाकर लेट जाऊंगी, माँ शांत हो जाएंगी। रमा जी का कुछ ऐसा ही व्यवहार था, वो शांत हो गई। फिर शाम को नीचे राधा ने बोला कि माँ जी मैं क्या बनाऊं खाने में? स्नेहा बोली, जाकर दाल चावल चढ़ा दो। तभी रमा जी ने बोला, स्नेहा मैंने रमेश और अनिरुद्ध जी के सामने कुछ नहीं कहा, उसका आप क्या मतलब समझ रही हो? मैं सही में बोल रही हूँ कि आप ऊपर के तल्ले में किचन अपना सेट कर लो। तभी बहू को समझ आया और वो माँ के पैरों में गिर गई। रमा भी इतनी कठोर नहीं थी, क्योंकि बहू के शब्द उन्हें बुरे लगे इसलिए बोली थी वो। और रमा इसलिए भी बोली थी जो स्नेहा को कुछ समझ आए, क्योंकि रमा जी आज तक नहीं कुछ बोली, क्योंकि उनके बेटे की 15वीं साल शादी की चल रही थी और वो ठीक से ही रहती थी, कुछ करे या ना करे फिर भी रमा जी चुप रहती थी, क्योंकि उनका एक अकेला ही तो लड़का था जिसके लिए अनिरुद्ध जी और रमा जी सब कुछ करते थे। फिर भी बहू को ऐसा लगता था कि इनका ही राज घर पर क्यों चलता है, इसलिए स्नेहा भी जलती थी रमा जी से। रमा जी के ये बोल सुनकर बहू को समझ आया और पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। तभी रमा जी उसको उठाकर सीने से लगा ली और बोली, ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस कहानी के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा और आप लोगों की कैसी राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें।